गडकरी जी, आपको इस मंच पे स्वागत करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप आपके ऑडियंस से बात करेंगे जो डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े गाइड और डॉयन हैं, और मेरा ये मानना है कि आज आपकी बात से हम कुछ नया सीखेंगे। मैं जैसे आपको शॉर्ट में क्रेडाई के बारे में बता दूं, क्रेडाई में 13,500 प्लस डेवलपर्स अक्रॉस द कंट्री के हमारे मेंबर्स हैं। इसके आगे हमारे जितने स्टेट्स हैं, सबके सब में हमारे पास क्रेडाई स्टेट प्रेसिडेंसी है, और सारी बड़ी छोटी सिटीज में, टाउन्स में, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स तक हमारी क्रेडाई की रीच है। तो आपके रेडिकल व्यूज और आपका बोल्ड नेचर जो है, मैंने आज सवेरे पेपर में पढ़ा, आपने कहा कोरोना वायरस जो है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एमएसएमईज है। तो हम आपकी जोरदार और जबरदस्त बात सुनने के लिए उत्सुक हैं, और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए बड़ी खुशी होती है। सतीश जी, मगर साहब। या नमस्कार साहेब, इंग्लिश मध्ये इंट्रोड्यूस करतो कारण आपण हिंदीत बोलणार. सर, इट गिव्स मी ग्रेट ऑनर इन इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर नितिन गडकरी जी, one of the most experienced politicians who also understands business, which is the most important fact about him. He was the late Mr. Balasaheb Thackeray fondly called him Road Curry, and Road Curry in Mumbai means a person who made roads. This nickname was achieved because of the spurt of infrastructure development in Maharashtra, be it the Mumbai-Pune Express Road, the flyovers, the bridges, all happened between this 95 to 99 stint when he was PWD minister. He's a very strong supporter of private investments in infrastructure development, and the concept of PPP or BOT was strongly promoted by him. An extremely structured and optimistic politician, knows everything, at the back of his hands. And I have first-hand experience, sir. I did the Nagpur project on affordable housing, and when I was quoting the rates were restructured so fast because he knew the rates of the cement on that day, even which I was sometimes not aware of. For today, he's the right person in the right position to guide us in overcoming this present situation and guide us in the path to the future. गडकरी साहब, अपन आलात, आई मीन यू आर हियर, आप यहाँ आए, आप हमारे मेंबर्स को संबोधित करेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे उस पर हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ये हम आपसे आज उम्मीद करते हैं. नमस्कार सर. चलिए, ओवर टू यू सर. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को शुभेच्छाएं भी देता हूं. मैं ये मानता हूं कि हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोरोना की लड़ाई है, और उसमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, बाहर निकलते समय मास्क लगाना, और सैनिटाइजर का बार बार यूज करना, साबुन का यूज करना, ये 3 बातों के बारे में हमको बहुत चिंता करनी होगी. सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा. वैसे कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए अभी आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा जो थी उसमें और दिन बढ़ाया है कि हमारे देश की परिस्थिति दुनिया की तुलना में अच्छी है, फिर भी हमारे लिए बहुत चिंताजनक है. अमेरिका, स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, यहाँ तो बहुत गंभीर है, पर मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी ही इस लड़ाई को जीतेंगे, और इस लड़ाई को तो जीतेंगे, पर उसके बाद हमारी इकोनॉमिक वॉर जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. पूरे विश्व में कोरोना के प्रभाव के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से इस समय हिली हुई है और हिल रही है, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम हमारे देश पर भी है. पर रियल एस्टेट के बारे में तो आपको तो कोरोना आने के पहले ही कोरोना ने अटैक किया था, क्योंकि रियल एस्टेट की जो हालत है वो कोरोना आने के पहले ही आपके ऊपर देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा मार पड़ा है. मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा सबसे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाला क्षेत्र है, और स्वाभाविक रूप से इसको अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से गतिशील करने वाला है, और इसमें जो स्लो डाउन हुआ वो निश्चित रूप से देश के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए चिंताजनक है. पर मैं आपको यही कहना है कि सबसे पहले कोरोना के बाद अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था जो कुछ है उसमें हमने काफी अच्छा प्लान तैयार किया हुआ है, और मैं मानता हूं कि हम लोग विश्व की एक सामर्थ्यवान अर्थव्यवस्था बन सकते हैं. ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और इसमें हम लोग निश्चित रूप से इसका फायदा लेकर, आपने सुना होगा कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने
करीब $950 बिलियन का पैकेज दिया है, वो इसलिए दिया है कि जापान की जो इन्वेस्टमेंट चाइना में है, उनको कहा है चाइना छोड़ो और चाइना के बाहर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको मदद करेंगे। यूएसए में भी लगभग यही लाइन है। अब विश्व में लोग चाइना से व्यवहार करना नहीं चाहते, और फिर ऑप्शन तो हिंदुस्तान ही है, जहाँ स्किल्ड और चिप मैन पावर है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्वालिटी प्रोडक्ट करने की क्षमता भी है। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूं कि अब हमारे सामने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और इस संकट का रूपांतर अपॉर्चुनिटी में करना, ये हमारे लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, हम सब स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा आह्वान है। जहां तक रियल इस्टेट की बात है, उसमें एक बात तो पहले ही आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में पेइंग कैपेसिटी कितनी है, इसके साथ रियल इस्टेट का काम प्रोपोर्शनेट चलेगा। इस बार हमारे देश में 10 लाख रुपए के ऊपर घर लेने वाले लोगों की जो संख्या थी, वो 1% से ज्यादा नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें सैचुरेशन आया है। और आपने बड़े बड़े 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़ के फ्लैट बना के रखे, ना कोई आ रहा है, ना कोई खरीद रहा है, बैंक का इंटरेस्ट बैठ रहा है, कैपिटल डेड हो गया है, ऐसी स्थिति आई है। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च आप लोगों ने भी किया होगा। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि हमको इसके बाद अफोर्डेबल एंड लो कॉस्ट हाउसिंग में जाना पड़ेगा, और घर की कीमत किसी भी हालत में 10 लाख के नीचे लानी पड़ेगी। अब ये 10 लाख के नीचे लाने में हमको स्वाभाविक रूप से सरकार की सब्सिडी 2.5 लाख रुपए तक शहरी इलाके लिए मिल रही है, और रूरल के लिए अलग है। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, अभी मैंने एमएसएमई में एक योजना तैयार की है, स्मार्ट विलेजेस। इसमें लैंड कॉस्ट काफी सस्ती आई, और बने तक मैं ये रिकमेंड करने वाला हूँ कि सरकार को, राज्य सरकार को, कि वो गांव के अंदर लैंड को अवेलेबल कर दे फ्री ऑफ कास्ट, और उसके ऊपर एक पैरेलल एक स्मार्ट विलेज बनेगा। और इस विलेज में जो हमको मटेरियल यूज करना है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग में आपको इसमें काफी रिसर्च करना पड़ेगा। और ये कॉस्ट जो है मेरे हिसाब से 1000 रुपए स्क्वायर फुट के अंदर आनी चाहिए। ये तो 800, 850 तक ही आनी चाहिए। और ये अच्छे प्रकार से अगर ये बनाएंगे तो 500 स्क्वायर फुट का घर और थोड़ा सा एरिया, तो ये पकड़कर ये स्मार्ट विलेज की कल्पना जो है, इसको हमको काफी बड़े प्रमाण पर इसमें मार्केट मिल सकता है। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का मार्केट एग्रीकल्चर में क्राइसिस होने के बाद में भी लगातार अच्छा है, ट्रैक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर मशीनरीज के लिए। तो मुझे लगता है ये भी क्लिक हो सकता है। और इसमें जो मटेरियल यूज करने हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाकर अगर हम करेंगे, और लार्ज स्केल पर अगर ह्यूज वॉल्यूम में करेंगे, एक ही डिजाइन होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, और उसमें प्रीकास्ट का भी उपयोग करेंगे। और ये सब करने के बाद अगर ये छोटे छोटे 500 स्क्वायर फीट के अंदर के मकान, ये अगर हम लोग ये स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक काफी अच्छा मार्केट बन सकता है। शहर में भी बड़े प्रमाण पर अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी लोग आए हैं, और उसमें भी अब काफी बड़े प्रमाण पर लोग घर उपलब्ध हो रहे हैं। और ये जो आपके पास बड़े इन्वेस्टमेंट करके जो पड़ी हुई है, इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को फिर से एक बार अच्छी बूस्ट मिलेगी, और इसके भी खरीदने वाले आपको मिलेंगे। पर आपको ये तय करना होगा कि अगर हम लोग लग्जरी अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो 10 अगर लग्जरी अपार्टमेंट हम बनाएंगे, तो उसमें से कम 100 हमको लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबल बनाने होंगे। अगर ये आपने उल्टा कर दिया, तो ये स्थिति आज की जो है वही रहेगी। दूसरा, मैंने एक सुझाव बीच में डिफेंस सेक्रेटरी को दिया था, और बाकी भी सरकार में आप दीजिए, कि आप बनी हुई स्कीम की स्कीम डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो काम करने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्ट अगर दे सकते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स के रूप में खरीद सकती है, या कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्ट मिलकर खरीद सकते हैं, जिसको लोन अवेलेबल होगा। ऐसी कोई स्कीम मैंने बीच में निर्मला जी को भी कहा था, कि जिसमें हम बड़े प्रमाण पर नए घर बने, पुलिस के लिए बहुत घर लग रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स ग्रेड के लोगों के लिए घर लग रहे हैं, तो क्या इसमें अपने बनाए हुए रेडीमेड घर क्या इस स्कीम में कन्वर्ट करके हम सरकार को दे सकते हैं क्या? इसका सरकार के ऊपर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
आप भी थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लीजिए। बाद में जो मटेरियल कॉस्ट है, इसमें काफी रिसर्च हुआ है और चाइना में विशेष रूप से अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो मैं ये मानता हूँ, मुझे मालूम है एक बार मोरवी में अपन टाइल्स बनाते थे, पर चाइना की टाइल्स बड़े प्रमाण पर आने लगी देश में। पर मोरवी के लोगों ने जैसे ही ह्यूज प्रोडक्शन किया और कॉस्ट कम की, तो आज चाइना से आना बंद हो गया। आज मोरवी से हम सब लोग टाइल्स को ले रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी एक बल्क ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये अगर हम तैयार करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर फॉर कंस्ट्रक्शन, इसके लिए एमएसएमई आपको मदद करेगी। जैसे एक ही प्रकार के प्रीकास्ट के आपको एक 10,000 आइटम बनाना है, एक ही प्रकार के दरवाजे 10,000 बनाना है, तो मुझे लगता है इस प्रकार का बल्क वॉल्यूम अगर होगा तो कॉस्ट हम कम कर सकेंगे। और कॉस्ट कम किए बिना और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए कॉस्ट को कम करना, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अब इस समय 15% 20% पे ही धंधा करना होगा। और रियल इस्टेट के साथ हमको हाउसिंग फाइनेंस करने वाली एजेंसी बैंक के साथ टाइप करना होगा। ये तो आप सब लोग सोचते ही होंगे, पर मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री में भी आज लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण जो समस्या खड़ी है, ये सिनेरियो आने वाले 6-8 महीने में निश्चित रूप से बदलेगा। हिंदुस्तान में नई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बड़े प्रमाण पर आएगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और निश्चित रूप से इस समस्याओं का, इस संकटों का रूपांतर हम लोग निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी में करेंगे। और मैं आपको यही कहूंगा कि विश्वास रखिए, आत्मविश्वास, विश्वास ये बहुत आवश्यक है, पॉजिटिव एटीट्यूड आवश्यक है, और इस समय हमको निराश नहीं होना है। कभी दुनिया में ऐसा होता ही है, कभी अप्स होता है, कभी डाउन होता है, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी प्रॉफिट बहुत मिलता है, कभी लॉस होता है, पर हमको लगातार चलते रहना चाहिए। और इसलिए मैंने आज ही सुबह एक अच्छी बात हमारे फिक्की के लोगों से बात करते हुए कही थी कि लोग निराश है तो निराश मत होइए। मैंने मेरे युवा काल में रिचर्ड निक्सन की बायोग्राफी पढ़ी थी, और उस समय वो सब जगह वाटरगेट के कारण बहिष्कृत हुए थे। उनको वॉशिंगटन में जो घर लिया, वहां भी लोगों ने विरोध किया कि आप मत आइए। तो उन्होंने अपना एक आत्मचरित्र लिखा था, बहुत सुंदर है वो, और वो पढ़ते समय मुझे उसमें एक वाक्य उनका बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी व्यक्ति समाप्त नहीं होता, पर जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो निराश मत होइए, लेट अस थिंक फॉर द बेस्ट फ्यूचर। और हम लोग, सरकार, हमारी मिनिस्ट्री, सब आपके साथ है। हम इस संकट से निकलेंगे और फिर से हमारे लिए अच्छे दिन जरूर आएंगे। यही विश्वास के साथ, आप आत्मविश्वास के साथ इस स्थिति का सामना करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बाकी आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Sir, there are few members, senior members from across the country, हर इलाके से, प्रांत से आए हुए, वो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं दरखास्त करता हूँ गीताबन आनंद जी को, हमारे पास्ट चेयरमैन है क्रेडाई के, दिल्ली से, दिल्ली के निवासी। अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं, गीतांबर जी। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत प्रोत्साहन बढ़ा सर। एसएमई, एमएसएमई, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सब आपकी छत्र छाया में ये बिजनेसमैन आते हैं, ये बिजनेसेस आते हैं। आज की जो सिचुएशन है, कोविड की, जो काम रुका है, और इसको सर जब ये खुलेगा, इसको रिस्टार्ट करने में भी, लेबर आने में, दोबारा करने में जो समय लगेगा, सर क्या आपको लगता है कि इस पूरे समय, इस पूरे विषय के लिए आपकी जितनी भी ये इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन्होंने जो बैंक से जो लोन लिए हैं, इन पे इनको इंटरेस्ट वेवर मिलना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट इज कैपिटल इरोजन। और जब कैश फ्लो नहीं है तो कहाँ से कोई देगा, छोटा व्यापारी या बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी हो। तो आपको लगता है कि इस बात को बैंकों तक पहुंचाना चाहिए और कोई साथ में निकलना चाहिए कि इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट वेवर
अनिवार्य है, होना चाहिए, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल होगा? देखिए, ये सब की मांगे तो है, हम इसके ऊपर सरकार में जरूर आपकी बात को रखेंगे, पर बैंकों ने अपने वर्किंग कैपिटल में 10% एडिशन देने की बात कही है। और मुझे लगता है जहाँ जितने ड्यूज आपको पे करने थे सबके लिए आपको उन्होंने 3 महीने 6 महीने की मुदत भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब इस समय में और भी बातें करने के लिए सरकार कोशिश कर रहे हैं, पर आप एक बात समझिए कि सरकार भी अपनी समस्या, जैसे आपके सामने समस्या है, वैसे सरकार के सामने भी है। बैंकों को भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए हम तीनों मिलकर ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है, ताकि हम तीनों भी सर्वाइव हो सके, वो ढूंढकर हमको कंसेशन देने पड़ेंगे। और निश्चित रूप से जितना ज्यादा होगा उतना देने की कोशिश सरकार के द्वारा हम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। धन्यवाद सर। दादा, यू आर ऑन म्यूट। बोलिए बोलिए। Satish, if you can unmute yourself. Yeah, I have unmuted now. Sir, Jakshay Shah है अहमदाबाद से, and he wants to ask, वो उनसे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सर नमस्ते, बहुत अच्छा लगा सर। आप अभी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियन है जो दिग्दर्शा है, और हमारी सारी रियल एस्टेट नहीं बल्कि 300 इंडस्ट्री की आपके ऊपर बहुत आशा है, क्योंकि आप छोटे से छोटे लोगों को, लेबर से लेके डेवलपर तक का हित और कैसे रेवेन्यू बढ़ा जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, वो हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं। सर मेरे 2 सवाल हैं सर। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम करते हैं सर क्यों ना हमको एफोर्डेबल हाउसिंग में एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर जो आपको जो प्राइस मिल रहा है इंडस्ट्री स्टेटस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के अंदर, सीमेंट और स्टील का, क्यों ना हमको मिला जाए सर। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम भी आपके साथ निर्माण में जुड़ना चाहते हैं, और मैं ये एफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उसमें करना चाहता हूँ। इतना सारा अभी सीमेंट कार्टेलिंग शुरू हो गया है, जो आपका एक बहुत आपने हमेशा बार बार आपने उठाया है। आपकी क्लिप हमारे पास भी अभी 2 साल पुरानी पड़ी है, जो आपने सीमेंट सप्लायर को भी बोला था। ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया प्राइस बढ़ाना। तो सर हम इंडस्ट्री स्टेटस में क्यों नहीं आ सकते सर, नंबर 1। दूसरा सर, जो फिस्कल मेजर्स है और नॉन फिस्कल मेजर्स हैं सर, मैं आपको फिस्कल मेजर्स तो अभी हमारे पॉकेट में कैसे पैसा आएगा मैं नहीं बता रहा हूँ सर। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, 300 इंडस्ट्री आती है, क्यों ना हमको नॉन फिस्कल, जैसे रेरा में एक्सटेंशन हमारा 70% एस्क्रो का जो पैसा अंदर चला जाता है रेरा में, वो कैसे कम किया जाए, हमको मॉरेटोरियम कैसे मिला जाए, हमको मिला जाए, हमको प्रायोरिटी सेक्टर में कैसे मिला जाए आफ्टर ऑल। और ये सब मैं सर हाउसिंग इंडस्ट्री प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार का आपका 2022 का जो गोल है उसमें हम करना चाहते हैं, और इस सारी चीज में सरकार को अपने पॉकेट में पैसा नहीं डालना है। आप जो कर रहे हैं, जो क्या हम हाउसिंग बना रहे हैं और आप रोड बना रहे हैं, वो सेम नहीं है सर। मेरा आपको ये दरख्वास्त है। नहीं सर, रोड बनाने के लिए थोड़े इंडस्ट्रियल स्टेटस मिला हुआ है सर। आपको सीमेंट, आप तो सर सीमेंट आप कैसे प्राइस में लेते हो हमको पता है सर। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं नागपुर में रहता हूँ, यहाँ वेस्टर्न कोल फील्ड है, कोल माइंस के। तो कोल माइंस में डंप निकलता था, तो हमारे यहाँ के एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति ने डंप से सैंड निकाल ली। फिर अभी मैंने बहुत पीछे लगकर WCL को बुलाया और वो यूनिट डाला। अब वो जो सैंड हमको उपलब्ध हो रही है वो मार्केट से 30% रेट में मिल रही है। तो सैंड में एकदम सेविंग हो गया। और डंप के कारण अभी हमारे WCL को इस बार 750-800 करोड़ रुपए का इनकम केवल सैंड बेचने से हुआ, कोयला बेचने का अलग है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सैंड अब एकदम रेट सस्ता हो गया। तो वैसे उसी प्रकार से हमने एक काम किया था कि हमने नदी और नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। महाराष्ट्र में बहुत किया और बुल्डाना जिले में अभी काफी उसके ऊपर फिल्म वगैरह निकली है। तो कम से कम
10,000 हेक्टेयर के लिए पानी हो गया और 350 गांव को केवल बुल्ढाना जिले में पीने के लिए पानी हो गया, वाटर लेवल बढ़ गई। तो 1 रुपया हमने खर्चा नहीं किया। जो एग्रीगेट हमको चाहिए था वो नदी नालों का निकाल कर उसमें यूज किया। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आप जरा देखिए। वैसे आपके यहाँ अभी आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए कास्ट है, सॉइल स्टेबलाइजेशन करने की ये है। अभी हम लोग जो रेडीमेड वॉल चाइनीज टेक्नोलॉजी में उपयोग करके बना रहे उसकी टेक्नोलॉजी है। क्या हम रेडीमेड स्लैब बना सकते हैं क्या प्रीकास्ट में? तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी तक आपकी इंडस्ट्री चली है वो आगे नहीं चल पाएगी। आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करना पड़ेगा और लैंड कॉस्ट भी खूब बड़ी है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ तो लैंड कॉस्ट बहुत बड़ी है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ नए इसमें जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हम दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं। ये हाईवे दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम करेगा। ये सोना करके गांव है हरियाणा के में, गुड़गांव के पास, वहां से शुरू होता है। ये माधोपुर, अलवर होकर झाबुआ, रतलाम, वडोदरा, मुंबई। अब ये पूरे बैकवर्ड एरिया से है, ट्राइबल एरिया से है। अगर हम दिल्ली से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, मुंबई इसके आसपास अगर हाईवे बनाते तो हमारी लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ जाती। अभी ये लैंड हमको बहुत 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए एकड़ के अंदर मिल गई, तो हमने 16,000 करोड़ रुपए लैंड पर ही बचाया। अब हम 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और ये दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है जिसमें 60% काम शुरू हो गया है और 3 साल में हम उसका काम पूरा करने का टारगेट रखा है। और ये एक हाईवे के बाजू में अब जमीन अवेलेबल है और वो जमीन मैक्सिमम 20 लाख रुपीस पर एकड़ है और ये दिल्ली से मुंबई के बीच में है। आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और उसके साथ स्मार्ट सिटी इस प्रकार से अगर जाएंगे तो लैंड कॉस्ट बहुत ही कम आएगी। और नए इसमें इंडस्ट्री के साथ अगर आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस, लॉजिस्टिक पार्क, ये अगर इसके साथ जाओगे तो मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी मुंबई में जाता है, हर आदमी नोएडा में घुसता है, हर आदमी गुड़गांव में घुसता है। अब हमको इसका भी कोई नया आइडिया में विकेंद्रीकरण करना होगा और इसलिए फिर हम लोग क्या करें, जब तक प्रॉफिट मिलता था तो मुंबई में जगह खरीदते थे, बैंकों से कर्जा लेते थे, धनाधन घर बिल्डिंगें बनाते थे। अब लेने वाले कोई नहीं है, बैंक के कर्जे का बोझा है, बैच का मीटर किसी के लिए रुकता नहीं है, लैंड कॉस्ट आपने जो दे रखी वो डाउन हो गई है और स्वाभाविक रूप से हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये कभी कभी प्रॉब्लम ग्लोबल इकोनॉमी के कारण भी होते हैं, कभी बिजनेस साइकिल के कारण भी होते हैं और कभी डिमांड एंड सप्लाई के कारण होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार के तरफ से सीमेंट और इसके लिए भी क्या क्या हो सकता है, उसमें अफोर्डेबल रेट में कैसे मिले और वो कार्टेल ना बनाए, इसके बारे में हम लोग सोच रहे। पर इस समय कोई कठोर नियम लाने का वक्त भी नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि इसमें कैसे कैसी गड़बड़ी हो रही है। अब लोहे के भाव कम हो रहे हैं, स्टील के भाव भी मेरे हिसाब से, सीमेंट के भाव भी कम होंगे और इसलिए इसके साथ अगर अल्टरनेटिव मटेरियल अगर आप तैयार करेंगे और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लाएंगे तो धीरे धीरे इनको मार्केट में रहने के लिए इनको भी अपने रेट्स मार्केट के हिसाब से रखने होंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल चैलेंजेस है इसमें सरकार की ओर से। बीच में आप जो बात कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की बात कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस शिपिंग को हमने दिया था पर वो बहुत मुश्किल से मिला था, क्योंकि बैंकों में जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है तो बैंक को काफी इंटरेस्ट डाउन करना पड़ता है, उसके रूल्स अलग है और वो बैंक उतना अफोर्ड कर नहीं पाएगी। और इसलिए इसको छोड़कर भी और क्या क्या हो सकता है, ये रियल एस्टेट को फिर से बाहर लाने के लिए जरूर भारत सरकार में कोशिश करेंगे। आप भी आपके प्रपोजल दीजिए, जरूर उस पर जो भी कुछ हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बोला वो हम टेक्नोलॉजी और सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी सर किक स्टार्ट की जरूरत नहीं, अभी जंप स्टार्ट की जरूरत है। और आपकी प्रभाव की आरबीआई के ऊपर और सरकार में काफी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज काफी स्टिमुलस पैकेज। हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं सर, हमको पैसा पॉकेट में नहीं चाहिए। वी नीड अ टाइम, वी नीड अ लेवरेज, वी नीड के आरबीआई से कुछ हमको लिक्विडिटी राहत मिले जिससे सरकार का भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो और हमको नॉन फिजिकल में हमको उसमें राहत मिले। सर ये हमारी उस लोगों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अभी हमने एमएसएमई में
करीब 6 लाख 31 मार्च की हमारी आखिरी डेट थी। 6 लाख इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया। अब वो 31 मार्च का हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाया, उसमें कम से कम 15 लाख इंडस्ट्री का रिस्ट्रक्चर हम करेंगे। मुझे लगता है आप अच्छी बात का अध्ययन करके प्रपोजल सरकार को दीजिए, मैं मदद करूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर का भी रिस्ट्रक्चर करना, और वो करने में क्या क्या हो सकता है थोड़ा बताइए, उसमें हम जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर बेंगलोर से इरफान रजाक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान भाई नमस्कार सर, आपकी बात सुन के बहुत बहुत हमें खुशी हुई। आप ही एकदम पॉजिटिव मैसेज दिया है हमें। बट आपने मेरा सवाल जो प्रश्न था उसका सवाल भी दे दिए कि सर आपने 10 लाख का मकान बनाने के लिए तो कहा है, बट मकान बनाने के लिए तो सिर्फ जमीन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसमें जिधर मटेरियल और लेबर होता है। आजकल जमीन के भाव इतने ज्यादा हो गए हैं तो 10 लाख में मकान बना के देने में तो तकलीफ है। पर आपने एक तरीके से तो हमारा सवाल प्रश्न का आपने जवाब तो दे दिया है। बट फिर भी ये आजकल हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये गाइडलाइन वैल्यू एक तो बहुत बढ़ा दिया सर, तो इस वजह से कोई ना जमीन खरीद सकता है ना कम वैल्यू को ये बेच सकता है। तो इसमें अगरचे इस स्थिति में अगरचे 1 साल के लिए ये अगरचे आप प्रभावित होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको कुछ प्रेशर डालेंगे कि ये जो रेडी रेकनर वैल्यू जिसको कहते हैं उसको आधा कर दो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। दूसरी बात सर, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एक बड़ा कंपोनेंट है जिसका जीएसटी का है, और हमें आज जीएसटी 18% भरना पड़ता है हर एक आइटम के लिए। और पिछले रिजीम में 2 साल पहले हमें इसका इनपुट क्रेडिट बेनिफिट मिलता था, तो आज नहीं मिलता। और सिर्फ सारा हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है सही तरीके से 18% बढ़ गया। अब उसको कस्टमर को तो आपने 5% कर दिया है जीएसटी फिक्स्ड, और 1% अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। बट ये सरकार के ये समझ में आना चाहिए कि 1% तो कस्टमर देगा, बट हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 18% से बढ़ी गया है। तो अगरचे उसमें कुछ हमारे मदद मिल सकती है कि इनपुट क्रेडिट का वापस हमें कुछ फायदा मिल सकता है, वो बहुत फर्क पड़ेगा सर हमें। तो ये 2 चीज हैं जो इनपुट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर 2 साल से ये। तो एंड देन जो आपने पॉजिटिव बात की है, ये पॉजिटिविटी मैं आपके साथ सहमत हूँ। यही पॉजिटिविटी के साथ हम जीत सकते हैं, बिकॉज हम डर गए तो हम हार गए सर। हमारे को डरना नहीं है, हम भी देश को के साथ ये करना है। आपकी सरकार जो भी काम किए वो काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम आपके साथ हैं। सिर्फ हमारे को क्या है, इस स्थिति में सरकार भी हमारे साथ होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत सारे लोग मर जाएंगे। उसके साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उनको भी बहुत बड़ा भारी धक्का पड़ेगा। जरूर, मैं आपकी बात पर विचार करके जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। सर कलकत्ता से हर्षवर्धन पटोडिया हमारे साथ हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट अगले साल वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो आपसे कुछ बातें कहेंगे। सर नमस्कार, आपको सुनकर हिम्मत बहुत बढ़ गई है सर। एक हमारा प्रस्ताव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करते हैं उनको बैंक गारंटी जो इशू करनी पड़ती है, उसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही है बैंकों से। सर उसका कोई नया मॉडल आप तैयार करिए जिससे और लोग आपके काम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने एक कोशिश की है, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास गया हुआ है कि प्रोजेक्ट का हम लोग इंश्योरेंस कर ले तो बैंक गारंटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काफी परसू किया, पर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैदराबाद में है, उनके पास बहुत दिनों से ये काम पड़ा हुआ है और वो वहां से इसका प्रपोजल दे नहीं रहे। थोड़ा आप भी उनके पास, इंश्योरेंस के पास अगर सब एसोसिएशन मिलकर फॉलोअप करिए, अगर वो हो जाएगा तो ये 2% की बैंक गारंटी देने की झंझट ही निकल जाएगी। मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर।
थैंक यू सर। सर पुणे से शांतिलाल जी कटारिया भी है जो वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई के, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शांतिलाल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Can I go to the next person in the meantime? जब तक ये Yeah, Dadaji, if you can take the next person and then we'll go back. I'll go back to him. नयन भाई, मुंबई से नयन शाह कुछ पूछना चाहते हैं? You are mute. Nayan, please unmute yourself. Unmute yourself. या नमस्कार सर, मैं नयन शाह हूँ, क्रेडाई MCHI MMR का प्रेसिडेंट हूँ सर। और सर कॉम्प्लीमेंट्स टू यू के आज महाराष्ट्र में जो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी वजह से है सर। सर मेरे दो सवाल है सर, दो प्रॉब्लम है बॉम्बे और थाना वगैरह एरियाज में सर। जितने मेट्रो के जो भी काम हो रहे हैं ना सर, वो MMRDA में जो BKCK में उनकी लैंड है वो बेच के वो लोग उनको फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरा, BMC भी जो सारी कॉस्ट है, आज सारी कॉस्ट है, वो हमें फंजिबल प्रीमियम, डेवलपमेंट चार्जेस, बेटरमेंट चार्जेस वो वसूल करके उससे कोस्टल रोड का काम कर रही है। आज क्या हो रहा है सर कि अगर मैं बंबई में एक 100 रुपये में घर बेचता हूं तो 40 रुपया मेरा लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, फंजिबल FSI, डेवलपमेंट चार्जेस, प्रीमियम वगैरह में चला जाता है। दूसरी बात क्या हुई है सर कि रेडी रेकनर रेट से इन्होंने सारे चार्जेस को लिंक कर दिया है। अब रेडी रेकनर रेट, जमीन का तो कोई डील हुआ नहीं है अभी तक यहाँ पे, फिर भी उन्होंने रेडी रेकनर रेट वेरी हाई रखी है सर। तो यहाँ के प्राइजेस अभी हम ऐसे हो गए सर कि हम समझो हड्डी तक आ गए हैं हमारे प्राइजेस के हिसाब से, हम कुछ कम नहीं कर सकते सर। तो एक ही चीज है सर कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन हमारे डेवलपमेंट चार्जेस, प्रीमियम्स कम करे तो ही हम कॉस्ट ऑफ होम कम कर सकते हैं सर। पॉइंट नंबर 1 सर। पॉइंट नंबर 2 सर, कि ये जो जैसे इरफान रजाक साहब ने कहा कि GST आज 5% है और देयर इज नो ITC बेनिफिट। तो अगर GST को 5% रख के अगर हम ITC बेनिफिट हमें अगर मिल जाए, मिस्टर कटारिया अनम्यूटेड। ये मेरे दो सवाल है सर। आपके दोनों प्रश्न जो है वो लेजिटिमेट और जुनाइंस है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर ये प्रॉब्लम आप लोग सब फेस कर रहे हैं। ये कम करने में कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है और फिर भारत सरकार है, पर ये इस सेक्टर को जिंदा रखने के लिए इसमें सभी को मिलकर कुछ सोचना होगा। पर मैं आपको थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फर्स्ट टायर सिटी में क्यों ज्यादा जाते हो, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, यहाँ भी आप प्लान डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं जाते? और मैंने बीच में सरकार में एक प्रपोजल दिया था कि विशेष रूप से तालुका प्लेस जो है वहाँ और गांवों के लिए, स्मार्ट विलेजेस के लिए सरकार लैंड फ्री ऑफ चार्ज दे और लैंड की कॉस्ट होगी 0 और आप वहां अपनी स्कीम बनाइए। तो ये अभी MSME में स्कीम हम तैयार कर रहे हैं जहाँ लैंड कॉस्ट जो होगी वो 0 होगी, राज्य सरकार कॉस्ट देगी और बाकी का जो है वो उसमें हम लोग बनाएंगे छोटे छोटे टाउनशिप स्मार्ट विलेजेस में। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बड़े शहरों से ज्यादा ये इसमें करने में, मुझे लगता है यहाँ भी एक अच्छा रीजनेबल मार्केट मिलेगा अफोर्डेबल और लो कॉस्ट हाउसिंग करके, तो यहाँ ज्यादा फायदा होगा। और ये डिमांड जो है वो कम होने के कारण स्वाभाविक रूप से जो मेट्रो सिटीज में आपकी तकलीफ है मैं समझ सकता हूँ। एक समय ऐसी स्थिति नहीं थी, आप अफोर्ड कर सकते थे, सरकार को भी रेवेन्यू मिलता था, लेने वाले भी लोग थे, और अब स्थिति आप बदल गई है
इस स्थिति में एक बार सबको मिलकर सोचना होगा। आपकी डिफिकल्टीज आज तो जुनैन है, सेक्टर भी काफी टफ हुआ है, तो जरूर इस पर मैं उचित जगह पर आपकी बात रखूंगा और इसमें से क्या भी निकाल सकता है उसके लिए कोशिश करूंगा। सर माफ करना, मैं एक पॉइंट वापस कह रहा हूं सर। आज हमारी हालत इतनी खराब है कि रेरा में 10,200 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। रेरा में से अभी एक लिस्ट निकला था कि 40% प्रोजेक्ट्स टाइम ओवररन पे चल रहे हैं सर। अगर ये जैसे जक्षय भाई ने कहा, अगर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग, ये जीएसटी का पैकेज या इंटरेस्ट इंसेंटिव टू द फ्लैट बायर, ऐसी 3-4 चीजें अगर इमीडिएट नहीं आती है सर, तो आई कैन अश्योर यू वी विल ऑल बी बैंकरप्ट एंड वी विल हैव अ बिग प्रॉब्लम गोइंग ऑन सर। मतलब ये सर क्या है, मैं थोड़े से एक बात सुझाता हूँ। मैं रियल एस्टेट की इस परिस्थिति को जानता हूँ। आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक व्यवहारिक ये करके आपके एसोसिएशन से एक प्रस्ताव मुझे दीजिए, इसमें रिस्ट्रक्चर कैसे करना, और दूसरा जो जीएसटी आपने भरा हुआ है या आगे जो भरेंगे उसमें कुछ वे आउट निकाल कर वो टाइम भी आपको कैसे लोन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि आपकी स्थिति अच्छी होने तक जरा इसको उपयोग में लाए। और कुछ ऐसे सजेशन देकर आप मुझे दीजिए, मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट को खड़ा किए बिना इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा। और अभी तक जितनी हमने कोशिशें की है उसके परिणाम जैसे चाहे वैसे भी निकले नहीं है, तो इसलिए अन्य उपायों के बारे में सोचना होगा। आप जरूर मुझे सबमिट करिए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करूंगा। एक बात जो मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ये मेट्रो सिटी का ध्यान छोड़कर कुछ छोटे प्रमाण पर आप ये 3 टायर 4 टायर जो शहर है, तालुका प्लेस है, नगर परिषद का क्षेत्र है, या और फिर गांव है, विलेजेस है, वहां भी छोटे प्रमाण पर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसे अच्छे अच्छे विलेजेस है, कोल्हापुर जिले में, सांगली में, कि जहां उनकी पेइंग कैपेसिटी है, वहां आप लो कॉस्ट हाउसिंग बनाने का भी स्मार्ट विलेज की योजना हम बना रहे। उसमें आप क्यों नहीं आते? लैंड हम लोग फ्री ऑफ चार्ज देंगे, बाकी आप करेंगे, और वो लैंड में से कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट करने के लिए भी आपको दे देंगे, ताकि आप लोगों को सस्ते में बना सके। वो योजना हम बना रहे हैं, मैं जरूर आपको इसमें आप उसके बारे में भी हमें सुझाव दीजिए। हम एमएसएमई की तरफ से स्मार्ट विलेज ये योजना बना रहे, इसमें आपके भी सजेशंस का उपयोग करेंगे। यस सर। सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि एमसीएचआई क्रेडाई जो हमारे एमएमआर में काम करिए और उसके 50 किलोमीटर्स में जो तालुका है और ये जो स्मार्ट विलेजेस है उसमें मैं प्रॉमिस करता हूं हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे सर। शांतिलाल जी. ओके, थँक यू साहेब नमस्कार. मी पुण्याहून बोलतोय. मी टियर 2, 3, 4 तिन्ही ठिकाणी काम करतो. We all salute to your electrifying speed of taking decision and its implementation also. Sir, you are visionary and too workaholic. आपण स्ट्रॉंग मिनिस्टर आहात, स्ट्रॉंग पॉलिटिशियन्स आहात, त्यामुळे मी आपणाला बऱ्याच मागण्या करू इच्छितो. सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्रियल स्टेटस देना है, जीएसटी प्रॉब्लम, और सर काफी मात्रा में अपफ्रंट प्रीमियम देने पड़ते शुरू में, इवन द लेबर सेस भी शुरू में भरना पड़ता है. अगर इसको कोई अच्छे इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही मायने में सेंटर और स्टेट में किया जाता है, तो सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है. सर मैं प्राप्त परिस्थिति में आपको ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स वही स्पीड से चालू रहने वाले हैं आने वाले समय में? रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा स्पीड से जाएंगे. अभी हमने इस साल भी लगभग वही पिछले साल का 30 किलोमीटर पर डे का रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट पूरा किया है. अब मैं टारगेट 60 किलोमीटर पर डे का करूंगा, ऐसा तय करके काम करूंगा. और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से द्वारा जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी और जब तक पैसा नहीं आएगा, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, शिप, पोर्ट्स, बाद में आप ये सब, इसमें पैसा जब इसी में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और कैपिटल इनकम खड़ा होगा और इकोनॉमी हम एक्सीलरेट कर पाएंगे. तो हम लोग और ज्यादा स्पीड से काम करेंगे, यही कोशिश करने वाले हैं. धन्यवाद साहब, थैंक यू. साहब हमारे वेस्टर्न जोन के वाइस प्रेसिडेंट है बमन ईरानी, जो मुंबई थाने में काम करते हैं. बमन, यू हैव एनी थॉट्स? थैंक यू साहब, आपका पॉजिटिव नेचर
मुझे भी पॉजिटिव करने पे इट इज ड्राइविंग मी। प्रधानमंत्री साहब ने कहा आज सवेरे भी कि आपके लोगों का ध्यान कीजिए। मैं जानता हूं सर, फिजिकल हेल्थ के बारे में पूरी गवर्नमेंट सोच रही है, सोशल और मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने के लिए आपके जो जॉब ड्राइवर्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि आपके बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जितनी जल्दी आप कोई ना कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, उतने ही फास्ट वो लोग अपने लोगों के बारे में और ध्यान दे पाएंगे। वरना ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है सर कि जितनी कंपनीज हैं वो करीबन 25 से 50% पीपल यानी लोगों की सैलरीज या तो लोगों को कट करने के चक्कर में है। ये एक बात। दूसरा सर, आपके ध्यान में जस्ट लेके आता हूं कि अगर आप इंटरेस्ट वेवर कर दो, ये मॉरेटोरियम जो है, आप यू आर नॉट एफएम, बट अगर आप उनको बता सको कि ये इंटरेस्ट वेवर, क्योंकि आज की तारीख में 45 दिन बंद होने से करीबन 6 महीने तक हम पीछे हो जाएंगे। तो अगर 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट वेवर करा दो, नॉट अ मॉरेटोरियम, तो ये आपकी इंडस्ट्री में आपके जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी काम में आएगा और हमारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी काम में आएगा। एंड सर, एक इसी तरह से बैंक को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का भी फायदा सबको ही होगा। सो सर, दीज आर सम स्मॉल ऑन ग्राउंड इनिशिएटिव्स जो आज की तारीख में कोविड के आने की वजह से आप ले सकते हैं। इसको जितनी जल्दी लें उतनी जल्दी हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। थैंक यू। थैंक यू, जरूर विचार करेंगे। धर्मेश भाई, can you just take it through for the last session? I think Shahid wants to ask one last question and then I'll just quickly sum up. Shahid, you can go ahead and ask your question. सर नमस्कार, आपको देख के बहुत खुशी हुई और आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं हम लोग। सर ये जो सब लोगों ने बोला उसी बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो अभी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। हमारे पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे हम क्या करें। हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सर एक तो सबसे पहले है कि गवर्नमेंट को आके एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मेजर जिसमें कोई फिस्कल बेनिफिट नहीं होता है वो करना चाहिए। जैसे कि ये पोस्टपोनमेंट ऑफ लायबिलिटीज बाय 6 महीना, अभी ये 3 महीने का पोस्टपोनमेंट ऑफ लायबिलिटी किया, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है सर। सेकंड जो है वो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारे जो लोन दिए हुए हैं बैंकों ने वो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा। शायद एक काम करो, मैंने अभी 6 लाख एमएसएमई का स्ट्रक्चर किया और वो मुदत 31 मार्च तक बढ़ाई है और उसमें 15 लाख एमएसएमई का होगा। मुझे एक प्रपोजल दो कि ये रियल एस्टेट सेक्टर का भी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकता है, इसकी पॉलिसी कैसे बन सकती है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आपके एसोसिएशन मिलकर एक प्रस्ताव दो, मैं फाइनेंस मिनिस्टर में इसके लिए कोशिश करता हूँ कल भी। और सर हमारा एक और रिक्वेस्ट है, जैसे आज हमने आपके साथ एक वेबिनार किया है, अगर आपके साथ में अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी साथ में रहे और कॉमर्स मिनिस्टर भी साथ में रहे तो 3 जो मेन मंत्री है उनके साथ अगर हम एक वेबिनार कर सकते हैं, उनके सामने हम अपनी परेशानियों को रख सकते हैं, वो शायद समझ के उसका कोई ना कोई उपाय लेके आ सकते हैं। ऐसा भी अगर हो सकता हो तो जरूर। मैं आप सबकी बातों को निश्चित रूप से, मेरे अभी आपकी जो कॉन्फ्रेंस है शायद मेरे पीएस और बाकी अधिकारी भी सुन रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जो भी कुछ हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। और एक बात आपके तरफ से करिए कि मैंने एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर किया है, अभी कम से कम मेरे हिसाब से 25 लाख इंडस्ट्री का हो जाएगा। तो क्या मुझे ये समझाइए, मैं एकदम उसका अध्ययन मेरा नहीं है, रियल एस्टेट को भी हम लोग एमएसएमई मानकर उसका रिस्ट्रक्चरिंग करने की योजना ऐसी कोई बना सकते क्या, मुझे बताइए। मैं इसके ऊपर वर्किंग करके देखता हूँ क्या कर सकते हैं। सर 1-2 दिन में हम आपको प्रस्ताव भेज देंगे यहाँ से ईमेल से। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार सर। हाँ धर्मेश भाई, थैंक यू। गडकरी जी, एज ऑलवेज बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनते हैं तो सबकी एनर्जी बढ़ जाती है। एंड सर, जब आपने आज कहा कि नेक्स्ट ईयर का टारगेट 30 किलोमीटर के बदले में 60 किलोमीटर है तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है। लोग यही सुनना चाहते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। अल्टीमेटली अगर देश में पैसा खर्च होगा तो ही देश की उपज बढ़ेगी। तो आप को मैं आह्वान करता हूँ रमेश जी, अब रियल एस्टेट के बजाय रोड कॉन्ट्रैक्टर बनाओ, मैं आपको रजिस्ट्रेशन देता हूँ, रोड बनाओ, रोड बनाओ, आपको फायदा होगा। सर लेकिन
और मैं 3 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास आपको इमीडिएट एक रीजन के लिए सर, इसीलिए तो आपको सुनते हैं सबकी हिम्मत बढ़ जाती है सर। सर लेकिन हम आपको 3 चीज के प्रस्ताव देते हैं सर। एंड सर आप ये क्षेत्र समझते हैं, आप बिजनेस समझते हैं, तो आप हमारे मुखिया बनिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है सर। सर एक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एंड 12 महीने के मॉरेटोरियम के लिए एक हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं सर। एक सर जीएसटी इनपुट, आप अगेन इनपुट क्रेडिट समझते हैं सर। आज हमारे सबका 18% इस मंदी में कॉस्ट बढ़ गया है सर, तो इट इज रियली हर्टिंग अस सर। तो वो इनपुट क्रेडिट कैसे मिलनी चाहिए, उसकी एक रिक्वेस्ट और प्रस्ताव देते हैं आपको सर। एंड तीसरा, जैसे सब लोगों ने कहा, अल्टीमेटली सर इस क्षेत्र को एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की जरूरत है। तो दूसरे हमारे कोई छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, वो आपको एक प्रस्ताव के रूप में देते हैं। एंड आप हमारे मुखिया बनिए और आप हमें मदद करिए सर, ऐसी हमारी सबकी रिक्वेस्ट है। जरूर 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 करेंगे, जरूर। थैंक यू। फिर एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।